अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान में एक बार फिर एक फॉरेन क्रिकेट टीम आने वाली है। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त चांस है पॉइंट्स समेटे और अपने आप को टॉप ऑर्डर पे देखे जाए। वर्ल्ड कप के लिए जो टीम्स खेलने जा रही हैं उसमें ये एक बड़ा शानदार सीरीज़ होगी। पाकिस्तान भरपूर इस वक्त मेहनत कर रहा है, पुरज़्म है और जाहिर है बाबर आजम जैसे कैप्टन हो तो पूरी टीम पुरज़्म होती है। और काउंटी क्रिकेट में लड़के बड़ा शानदार परफॉर्म करके आए, तमाम लड़कों ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया और टॉप परफॉर्मेंस रही। पहले पाकिस्तानी डबल सेंचुरी करने वाले ओपनर बने शान मसूद काउंटी क्रिकेट में। रिजवान ने मुतवातर 2 50s की और इस तरह रिजवान ने भी वहाँ अपनी धाक बिठा दी। और फिर हसन अली की बॉलिंग आप सब देख चुके, उसके साथ अब्बास ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी छाए में, शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग भी करने की कोशिश करें। एक अच्छी खबर यह है कि हसनैन का बॉलिंग एक्शन उम्मीद ये की जा रही है कि क्लियर हो जाएगा। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले उनका हो चुका है लाहौर में टेस्ट और उसकी रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को भेज दी गई है। अब बस उसका वेट है और उम्मीद यही की जा रही है कि उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो जाएगा। इस बार फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल बनाने का एजाज़ हासिल किया और बैडमिंटन की पाकिस्तान और भारत की टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही ग्रुप में है। ले जी, ये थी आज की बड़ी बड़ी खबरें। अब जरा बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शुक्रिया काश भाई। और बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा साहब आपका भी। काशिफ भाई, 16 रुकनी स्क्वाड पे पिछली बार हमने बात की। एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि बाबर आजम में एक चीज़ मुझे पसंद है, बड़ा खुल के बोलता है, डरता है इसलिए नहीं क्योंकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। बड़ा वाज़ेह कहा उसने कि जो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी जगह पर दूसरे को मौका मिलेगा। बात तो ठीक है, देखें होना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में जो टैलेंट का पूल जिस हिसाब से निकल रहा है उसमें आपको हर स्लॉट पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप ओपनर्स देखें, अभी आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि शान मसूद ने डबल सेंचुरी की, पहले ओपनर है जिन्होंने डबल सेंचुरी की पाकिस्तानी। मसूद ने पीएसएल में कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद शान मसूद अपनी टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इमामुल हक, फ़खर जमान सारे इन फॉर्म प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन है। बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, हर प्लेयर परफॉर्म करे। ट्रॉफी में आप देखें इफ्तिखार की जो है वो जगह बहुत मुश्किल है बने। जो 16 रुकनी स्क्वाड है उसमें आप देखिएगा कि वनडे में बहुत मुश्किल होगा। हाँ, वो 16 में आ जाता है लेकिन जगह बनाने में कामयाब नहीं होता। पिछले मैच में भी आपने देखा, टेस्ट सीरीज में भी आपने देखा, एक टेस्ट खिलाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर उसके बाद उसको नहीं चांस मिला। तो मैं कहता हूँ होना भी ऐसे ही चाहिए, जो परफॉर्म करे उसकी पोजीशन आगे बननी चाहिए और उसी से टीम स्ट्रेंथन होगी। और दूसरी पॉजिटिव चीज़ इस टीम में ये है कि इस टीम में जो एवरेज एज है वो तकरीबन 23-24 साल की तो एवरेज एज है। यानी कि इन लोगों ने इफ्तिखार को छोड़ के यानी कि इन लोगों ने सब ने इकट्ठे काफ़ी अर्सा खेलना है और इंशाल्लाह उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। शाहीन शाह अफरीदी टॉप का बॉलर है पूरी दुनिया का, उम्र कितनी है? 19 साल। बिल्कुल। रिजवान जो है वो टॉप का बैट्समैन, बाबर आजम टॉप का बैट्समैन, तो इसलिए सारे परफॉर्म करें। अजहर अली जिसको हम कह रहे थे कि शायद अजहर अली अपने जो है वो करियर के आखिरी टर्मिनल डिक्लाइन पे I don't think so, लेकिन वो टेस्ट में अभी, लेकिन आप देख लें उनकी परफॉर्मेंस देख लें कितनी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। पूरे पाकिस्तानी क्रिकेटर और इंग्लैंड जहाँ की विकेट जो है सीम भी कर रही है, स्विंग भी ले रही है, बाउंसी ट्रैक्स भी हैं, उसमें परफॉर्म करना, मैं समझता हूँ ये सबकी फोकस जो है, एक तो फोकस है हमारा T20 वर्ल्ड कप जो कि इस साल है, उसके बाद अगले साल जो इंडिया में वनडे का टूर्नामेंट होना है, वर्ल्ड कप होना है, उसके लिए फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान अभी 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने 7वें नंबर पे आएगा तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई करेगा। सर ये वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ पे इसीलिए ज़्यादा उनकी नज़रें, मैं ज़रा बदियुज़्ज़मा साहब को भी इन करता हूँ। बदियुज़्ज़मा साहब, सर 16 रुकनी स्क्वाड आपके सामने है, लड़कों ने अभी इसमें से फ़िल्टर भी होना है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आपने किसी एक बंदे को नहीं रखना होगा या उसे नहीं रख सकते तो फिर 16 लड़कों में उसकी जगह को क्यों ऑक्यूपाई करते हैं? मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पे बात हो सकती है, कई ऐसे हैं जिनको होना चाहिए था टीम में, वो नहीं है। मैं पुरानों की बात नहीं कर रहा सर, कोई नए लड़कों की, क्योंकि पुराने बहुत हो गए, ठीक है, अगर जो अब चला गया सो चला गया जिसका टाइम। क्या कहते हैं बदियुज़्ज़मा साहब? बिल्कुल अरसान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हम हर टीम को हवा बना लेते, हर टीम को हम इतना ऊपर वो करते हैं कि हम अपनी टीम में चेंजिंग ही नहीं करते। मेरे ख्याल में से जो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है वो बिल्कुल उनकी बी टीम से भी कम है, उसके बहुत सारे प्लेयर्स नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में अगर इस सीरीज में बाबर आजम थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करते, थोड़ा सा
जो है वो उन लड़कों को चांस देते जो बेंच में बैठे में। लेकिन जो बेंच में लड़के बैठे होते हैं, जब उनको चांस नहीं मिलता तो वो दिल बर्दाश्त से हो जाते हैं। मुझे ये बताएं, अब वनडे में अगर फखर जमान रन कर रहे हैं या इमाम उल हक रन कर रहे हैं, तो फिर शान मसूद का क्या? शान मसूद खुद कह चुका कि मैं 5-6 पर भी बैटिंग करने को तैयार हूं। तो मेरे ख्याल में आपने सिर्फ और सिर्फ हार के डर की वजह से आप ना ही फास्ट बॉलिंग का जो पैनल है उसको चेंज कर रहे हैं, ना आप स्पिनर को बदल रहे हैं, और ना ही अपने बैटिंग ऑर्डर को छेड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ 2 से 3 लड़के ऐसे थे कि जिनको आप चांस देकर आगे मुस्तकबिल के लिए उनको तैयार कर सकते थे। आपको सीरीज में पता चल जाता कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो आगे हमें काम आएगा, कौन सा ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो हमें आगे काम आए, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं है। अभी तो आप टीम आपकी चल रही है तो आपकी बैटिंग ऊपर से टॉप ऑर्डर रन्स कर देता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती। जिस दिन आपका टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ, फिर आपको पता चल जाएगा कि मिडिल में किस तरह की परेशानियां होती हैं। आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए जो मुश्किल में, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें, इंग्लैंड की टीम को देखें, जब उनके 6-7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो एक ऐसा प्लेयर आता है कि जो उनको आगे रन्स लेकर दे देता है, उनका कोई कीपर होता है ऐसा रन्स करके देता है। तो मेरे ख्याल में आप रिजवान को जरूर खिलाएं, T20 में बेस्ट है, ओपन भी करता है, टेस्ट में बहुत जबरदस्त है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप वनडे में अगर मिडिल ऑर्डर आपको मजबूत करना है, तो मैं ये नहीं कहता कि सरफराज कराची का तो उसको खेलना चाहिए, लेकिन एक आध फॉर्मेट में उसको जो है वो आप मिडिल ऑर्डर में खिला भी अच्छा, सकते हैं। बदिउज़्ज़मा साहब, आप बात कर रहे हैं सरफराज की। बदी भाई ये बताएं मुझे कि आपको लगता है सरफराज की परफॉर्मेंस, जिस तरह से परफॉर्मेंस वो कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसकी परफॉर्मेंस टॉप द मार्क है कि हम ये कह सकें कि रिजवान को रिप्लेस करें परफॉर्मेंस के बेस पे। मैं देखिए मैं रिजवान की रिप्लेस की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि 3 फॉर्मेट है आपके पास, आप 3 फॉर्मेट में टेस्ट मैच में रिजवान कोई वो नहीं है, रिजवानी खेले, T20 में रिजवानी खेले, वनडे में आप देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करें। जब तक आप एक खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट खिलाते रहेंगे, शाहिन शाह अफरीदी को आप कितने अरसे से खिलाएं? अभी बीच में वो तीनों फॉर्मेट खेलने के बाद काउंटी खेलने चला गया और वहां भी उसने बॉलिंग की और यहाँ आके वो बीमार भी पड़ गया। उसके बाद अभी वो उसकी फिटनेस उस तरह की नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, प्रैक्टिस वो जरूर कर रहा है, नेट पे वो जरूर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उस तरह की उसकी वो नहीं है। तो आप एक 21 साल के बॉलर को जब मुसलसल क्रिकेट खिलाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लाजमी होगी आगे चलकर। तो मेरे ख्याल में इस सीरीज में अगर आप शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट देते, इस सीरीज में अगर आप रिजवान को रेस्ट देते, इस सीरीज में अगर कुछ ऐसा बड़ा प्लेयर था उसको जो रेस्ट देते और अपने नए बेंच पे बैठे हुए आप उसको खिला दें, आप हारिस को खिला दें, हमने ये नहीं कहते नहीं खिलाएं, आप हारिस को खिला दें। देखिए वनडे में आप अगर रिजवान की परफॉर्मेंस देखें तो मैं नहीं कहता कि रिजवान की पीछे 13-14 मैचेस में परफॉर्मेंस आपके सामने कि वनडे में वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन T20 टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसको खिलाएं, लेकिन वनडे में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप डर के मारे कि हमें पॉइंट्स लेने, हमें जो है ये ICC चैंपियनशिप है उसके पॉइंट्स हासिल करने, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बहुत सारी टीमें ऐसी होती हैं, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई, आप देखें कितनी चेंजेस हुई इसमें। वो डरे नहीं, वो बड़ा दिल से खेले, वो टेस्ट भी जीत गए, वो बड़े दिल से खेले, वो T20 भी जीत गए। तो आपको कब तक डरते रहेंगे? अगर आपके ये 3-4 खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको कल मुश्किल हो जाएगी। क्या कहते हैं काशिफ? बात वैसे मैं इसके हक में कि चेंजेस होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मिक्स एंड मैच होना चाहिए। ये नहीं कि सारे ही मेन प्लेयर्स आपके बाहर चले जाएं। रिजवान की इन्होंने बात की, बिल्कुल रिजवान की जगह हमारे पास ऑप्शन हारिस का है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हारिस का। और देखें हफीज़ और शोएब मलिक, इन दोनों के जाने के बाद आपके मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम तो है ही है। आप देखें 1 डाउन के बाद आपको समझ नहीं आती कि कहाँ चौथे नंबर। अच्छा, मैं एक चीज़, आप लोग दोनों सीनियर हैं, एक चीज़ शेयर करो। अफगानिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप वाला मैच था, अगर आपको याद हो, प्लेयर ऊपर से आउट हुए, उसके बाद मिडिल ऑर्डर संभला नहीं हमसे, फिर वो एक आसिफ का वो हो गया तो हम लोग उस मैच को ले गए। ये वाकई मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है। देखिए मिडिल ऑर्डर तो T20 में इसलिए तो हम बार बार बात करते हैं कि बाबर आजम ओपन करने चले जाते हैं। अगर बाबर आजम अपनी जगह फ़खर जमान को भेजें और ख़ुद तीसरे नंबर पर आ जाएं तो मिडिल ऑर्डर को कुछ ना कुछ स्ट्रेंथन हो सकता है मिडिल ऑर्डर। लेकिन आप वनडे में अगर वापस हम बात करें तो वनडे में 5वें नंबर पे तो शादाब आ जाता है। शादाब के बाद रिजवान के बाद आपके पास पूरी बॉलिंग जो है वो लाइन अप शुरू हो जाती है। जिस तरह इन्होंने ऑलराउंडर की बात की, ऑलराउंडर के 2 ही हमारे पास ऑप्शन है, फ़हीम अशरफ और शादाब खान। ये दोनों एज एन ऑलराउंडर खेल सकते हैं। नवाज को फिर आप किस जगह पर खिलाएंगे, किसको निकालेंगे? शादाब और नवाज इकट्ठे नहीं खेल सकते। सर, इस पे बात करते हैं
कि नवाज की एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है शादाब के होते हुए, ये अच्छा पॉइंट है, इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कंपैरिजन के तौर पे, अगर हम इमाद वसीम, शादाब और उसके साथ नवाज को देखें, तीनों अपनी अपनी जगह शानदार हैं। इमाद वसीम थोड़ा लैक करते हैं बैटिंग में, जिस तरह की बैटिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन शादाब और नवाज वो प्रॉपर बॉलिंग और बैटिंग की तरफ से बहुत हेल्पिंग हैंड है पाकिस्तान का। इस पर मैं थोड़ी सी बात बदियुज़्ज़मान साहब से भी करूँ और फिर आपकी तरफ। बदी भाई, शादाब के होते हुए अगर हम देखें तो क्या नवाज की जगह बन सकती है, और फिर किस तरह देखते हैं इमाद के करियर को अब आप? देखिए, इमाद की जहाँ तक आपने बात की, मेरे ख्याल में आबाद का कोई चांस अब बनता की नहीं है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेलते हैं T20, और T20 में भी उनकी परफॉर्मेंस आप जो PSL साथ था उसमें भी आपने देख ली कुछ तरह की नहीं थी कि उनके चांस अब पाकिस्तान टीम में बन सके, और वनडे और टेस्ट तो उनके मेरे ख्याल में उनकी जगह बनती भी नहीं है। और दूसरी जो आपने बात की मोहम्मद नवाज की और शादाब खान की, जब वो शादाब खान T20 में नायब कप्तान होगा तो फिर कैसे आप नवाज को इन करेंगे और शादाब को बाहर करेंगे? एक ही सूरत हो सकती है, खुदा न खास्ता अगर शादाब इनफिट होते हैं तो फिर नवाज को चांस मिल सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आप दो स्पिनर के साथ जाते हैं तो एक आपके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता है और दूसरा आपके पास लेग स्पिनर होता है, तो ये दोनों आपको बैटिंग में भी काम दे सकते हैं और आपको बॉलिंग में भी आपका कर सकते हैं। अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, 2 स्पिनर के साथ जाते हैं, तो फिर तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको 2 ऑलराउंडर मिल जाएंगे, जो आपको अगर आपका टॉप ऑर्डर नाकाम होता है तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन कंडीशन देखनी पड़ेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो आप जितने भी तजर्बे हैं आप यहाँ कर सकते हैं, आप नवाज को भी खिला सकते हैं, आप शादाब को भी खिला सकते हैं, आप जाहिद महमूद को भी खिला सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, आप जब अपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, तो वहाँ को आपको तजर्बों की जरूरत नहीं है। वहाँ की कंडीशन अलग होगी, वहाँ की विकेटें अलग होंगी, वहाँ का जो हर चीज जो है वो अलग होती है, तो वो वहाँ पर अमूमन आपने देखा है कि कंडीशन जो है स्विमिंग कंडीशन होती है, फास्ट बॉलर को चीजें जो है वो ज्यादा सूट करती है, तो वहाँ स्पिनर इतना करामत साबित नहीं होते। अगर यूएई की बात करें या शारजा की बात करें तो वहाँ तो ये चीजें चल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में आपके पास अगर एक फास्ट बॉलर है, वो अच्छा बैट्समैन है, बैटर है, तो उसको भी आप चांस दे सकते हैं, और एक स्पिनर एक अच्छा लेकिन बदियुज़्ज़मान साहब, हमारे पास एक फ़हीम अशरफ के अलावा कोई ऐसा फास्ट में ऑप्शन नहीं है जो बैटिंग और बॉलिंग करे, और फ़हीम बतौर बैट्समैन शायद टेस्ट में तो फिर भी परफॉर्म कर ले, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि अभी तक उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से मुझे नज़र नहीं आई वनडे और T20 में। मे बी मैं रॉन्ग हूँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए फ़हीम अशरफ को आप चांस इतना दे रहे हैं, लेकिन उनके नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि वो आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, क्योंकि जब भी अब आपको मौका मिलता है, जब आपको चांस मिलता है, जब टीम मुश्किल में होती है, तो वहां आप रन्स करते हैं, वहां आप टीम को ऊपर लेके जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वही ऐसा जो ऑलराउंडर होता है वो जो जिसको आगे कंसीडर किया जाता है। मेरे ख्याल में फ़हीम के अलावा आप डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देखते, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉलो करता है और ना ही बहुत सारे लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं। हमने PSL में देख लिया 2 प्लेयर अच्छे, RS को हमने 2-3 इनिंग्स अच्छी खेलती हुई देख लिया, हमने कह दिया इससे अच्छा हमारे पास बैटर नहीं है। ऐसा ही होता है कि जब हम आप किसी बॉलर को देख लेते हैं PSL में तो कहते हैं यही सब कुछ है। भाईजान, जब तक आप एक ऐसा प्लेयर जो आता है जिसको आपने अगर टेस्ट खिलाना है तो उसको 4 रोजा मैच में रगड़ा दें, फिर उसको पाकिस्तान कप में ले आए, पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन खिलाएं, एक मैच से नहीं, कम से कम 10-15 मैच ऐसे होने चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस का आपको पता तो चले। एक मैच में तो कोई भी रन कर देगा, फिर अगला दूसरा तीसरा, फिर आप उसकी टेक्निक को नहीं समझ पाते। तो मेरे ख्याल में आपको डोमेस्टिक क्रिकेट ग्रास रूट लेवल पे आपको जितनी तवज्जो इस वक्त देनी पड़ेगी। आपकी बात बड़ी जबरदस्त है बदियुज़्ज़मान साहब, और मैं इस पे बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ कि आप सिलेक्शन का मयार PSL को ना रखें, आप सिलेक्शन का मयार डोमेस्टिक को रखें, डोमेस्टिक परफॉर्मर को उसका हक है। जैसे यार ताबिश के साथ हुआ, काशिफ भाई लंबा अरसा डोमेस्टिक में विकेट्स लेता रहा, 500 विकेट कर गया बेचारा, कई बार 5 विकेटें ले गया। हुआ क्या, और जब 36 साल का हुआ तो आप उसको वो मजबूरी थी, एक मैच खेला, उसके बाद जाहिर है कि उसकी जगह उस तरह बनती नहीं। ये बात बड़ी एक वो है, और इससे क्रिकेटर्स भी बड़ा बेचारे परेशान भी हैं, उनका करियर भी डैमेज हो रहा है।
क्या कहते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि T20 को बेस बनाकर आप टेस्ट मैच की और वनडे की टीम का प्लेयर निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि सारा बनेगा ही आपका कि आपका जो नेशनल स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वो कितना स्ट्रांग है, वो प्लेयर्स निकाल के बाहर लेकर आएंगे। अगर आप PSL पे सब बेस कर रहे हैं, इसका मतलब है अपने आप को खुद ही आप ये कह रहे हैं कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वैसे ही फ्रॉडुलेंट है, वो बिल्कुल ही ख़राब है, उसमें कोई बेस ही नहीं है, उसको आप बेस ही नहीं बना रहे। तो वो बेस आपका वही कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान कप और वो सारी आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपकी बेस बनेगी, वहाँ से आप लड़कों को लेकर आगे आएंगे। हम बात करते हैं, हम तीनों के ज़हन से खुशदिल शाह निकल गया। बिल्कुल, हाँ, खुशदिल शाह देखें बड़ा ही मेन प्लेयर है, PSL में आपको परफॉर्म करके दिया, उसके बाद आप उसने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी वो परफॉर्म कर रहा है। कामरान गुलाम वो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, PSL में भी परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको आगे लाना पड़ेगा। कामरान गुलाम नहीं नजर आता हमें। देखें, हालांकि वो नहीं बनती ना, नहीं, आप पहले जब बनती थी तो उसको डाला टीम में, फिर उसके बाद उसको मौका एक बात काट रहा हूँ सलाम में। देखिए, कामरान गुलाम को आप जो है वो 4 रोजा मैच खिलाते हैं, टॉप स्कोरर बन जाता है डोमेस्टिक का, ठीक है। फिर आप उसको जो है बजाय टेस्ट मैच जब वनडे खिलाने की, उसको आप T20 में देखिए PSL में आया और उसने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, उसने वहां भी रन किए। तो मेरे ख्याल में ऐसा प्लेयर जो होता है जो मुसलसल रन कर रहा हो, चाहे उसको T20 क्रिकेट मिले, वनडे मिले, 4 रोजा मिले, फिर वो जब बेंच में बैठता है तो उसका दिल टूट जाता है। अच्छा, यही बात बदियुज़्ज़मान साहब आपसे ही और काशिफ भाई से, पहले आपसे मैं इसी वजह से कह रहा था कि जब 16 रुकनी आप लड़कों का स्क्वाड अनाउंस करते हैं, वो लोग जिन्होंने बाद में नहीं खेलना होता आपको नज़र आ रहा होता है। मैं इफ्तिखार की बात करूं, अगर उसकी जगह बेहतर नहीं था कि आप कई ऐसे प्लेयर से, जिसमें आपने एक नाम ले लिया, मैंने ले लिया, कामरान गुलाम का, डाल देते यार 16 रुकनी स्क्वाड में। यही आपसे कह रहा हूँ। देखिए, आप कब तक इफ्तिखार उस वक्त से खेल रहे जब मिसबाह हक हेड कोच थे और उनकी पसंद में थे तो वो उनको खिलाते रहे। अब यहाँ पर आए तो बाबर आजम भी मुझे लग रहा है इनको ज्यादा लाइक कर रहे हैं। और शान मसूद के बारे में तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं एक प्लेयर को, ऐसा प्लेयर जो ऊपर रन कर रहा है उसको मैं नीचे जाके जो है वो जाहिर नहीं करना चाहता। जबकि शान मसूद खुद कह रहा है कि वो उसको 5 नंबर 6 नंबर जहां भी बोलेंगे वो उस पर बैटिंग करने को तैयार है। तो जब वो उसको वहां बैटिंग करने के लिए तैयार है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? और कामरान गुलाम मिडिल ऑर्डर के लिए बड़ी अच्छी एक ऑप्शन, बदी भाई कामरान गुलाम बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकता है मिडिल ऑर्डर पे, बेहतरीन वो है। तो मेरे ख्याल में तो आप जब इन 16 लड़कों से अभी काशिफ भाई ने बात की कि अपना खुशदिल शाह की, बेहतरीन आपने कहा कि वो वनडे में भी बेहतरीन ऑलराउंडर हो सकता है और T20 में भी। टेस्ट के लिए इसलिए नहीं कि वो मारदार क्रिकेट खेलता है। तो मेरे ख्याल में 2 फॉर्मेट में तो उसको एज आप एक तो स्पिन बॉलिंग भी करता है और दूसरा वो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है। तो मेरे ख्याल में उसको कंसीडर करना चाहिए उस जगह पे जहाँ जरूरत है। काशिफ भाई मैं समझता हूँ हमें 6ठे 7वें पे ना हमेशा स्कोर लैकिंग, एक अब्दुल रजाक होता था 7वें पे आके 6ठे पे आके सेंचुरीज कर गया, उसके बाद से हमें वो पोजीशन बड़ी परेशान करती आई। देखिए, आपको एक फिनिशर चाहिए होता है वहाँ पर। फिनिशर मेरा ख्याल है खुशदिल शाह बड़ी अच्छे तरीके से वो जगह को फिल कर सकता है। आसिफ से बेहतर, आसिफ से तो डेफिनेटली बेहतर। आसिफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंटी नहीं है। 25 मैच देखें, एक मैच में स्कोर होगा, बाकी 24 मैचेस में वो जो है वो फ्लॉप होगा। तो आपको कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए। उसके अलावा फ़हीम अशरफ को भी आप मिस कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ एक अच्छा फिनिशर है, अच्छा ऑलराउंडर है, ऐसा ऑलराउंडर है। वनडे में उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पाया। मैंने उसी की बात की। उसको ऑलराउंडर को आप वनडे में रखें। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके वनडे स्क्वाड क्या, आपका T20 स्क्वाड क्या है। आप देखें PSL से आपने शाहनवाज धानी को निकाला कि उसने PS में अच्छा परफॉर्म किया है, T20 में उसको उठाल कर डाल दिया आपने T20 में और टेस्ट मैच में। आपने ये देखा ही नहीं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी 4 डेज क्रिकेट में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। उसके देखें टेम्परामेंट देखना है आपने, देखना है क्रिकेट की नो हाउ कितनी है, क्या वो वी में खेल सकता है, क्या बल्ला उसका सीधा है, उल्टी सीधी शॉटें PSL में मार के या T20 में मार के क्रिकेटर नहीं बनता। T20 ने तो वैसे ही क्रिकेट की पूरी जान को ख़राब कर दिया। आप देखें पाकिस्तान ने पिछले 2 साल के अंदर कितने वनडे इंटरनेशनल, बहुत कम सर कह रहे हैं, बाबर आजम खुद कह रहे हैं टेस्ट मैचेस कितने खेले पूरे साल के 4 या 5 के बराबर, और बड़ी टीम से भी नहीं है। T20 कितने खेले, लाइन लगी हुई है। ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, इस पर भी चले। एक तो रमीज़ राजा साहब की मुलाकात हुई हमजा शहबाज से, इससे यूं लग रहा है कि मामलात रमीज़ राजा साहब के तय हो गए, कुछ को वो रुकेंगे और अच्छा भी है रमीज़ राजा साहब रुकें तो अच्छी चीज़ है।
लेकिन अब रमीज़ राजा साहब जैसे पर्सनैलिटी का बंदा जब आईसीसी में बैठे तो एटलीस्ट अपने हक के लिए बात लाजमी करें। अब तो हमारे कैप्टन भी और पुराने कप्तान भी ये कहते रहे कि हमें टेस्ट बड़े कम मिलते हैं, वनडे कम मिलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। काशिफ शबीर साहब, वक्त की कमी की वजह से डायरेक्ट सवाल ये बताएं, हसनैन के हवाले से जो मेरी खबरें हैं, मैं ज़रा बदियुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ हैं, वो बेहतर जानते हैं चीज़ों को, बड़े सीनियर हैं। खबरें ये हैं जी कि उसका एक्शन बेहतर हो गया, चेंज भी हुआ थोड़ी सी, लेकिन उसने अपना मामला सही कर लिया। उसकी रिपोर्ट भेज दी गई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। कैसे देख रहे हैं उसके करियर को, इंटरनेशनल करियर को? देखिए, मुश्किल होगा हसनैन के लिए कम बैक करना, पहली बात। लेकिन चूंकि एज है ना, यही अगर 27, 28, 30 साल की उम्र में होता तो मैं कहता कि आउट राइटली कि जी वापस नहीं आएगा। लेकिन अभी 19, 20 साल की, अभी आपकी ग्रूमिंग चल रही है, अभी आप एक्शन चेंज कर सकते हैं, अभी आपकी पेस ने बढ़ना है अगले 2-3 साल। सर, अगर एक्शन से कम हो गई तो होगी कम, डेफिनेटली कम होगी, लेकिन उसके बाद वो पेस को पिकअप करेगा। जब उस एंगल पे, उस एक्शन पे पक्का हो जाएगा, फिर वो जोर लगाना शुरू करेगा। मेरा ख्याल है अभी इसको जोर लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो जोर लगाएगा तो इनवॉलंटरली आपका एक्शन चेंज होता है, क्योंकि आप जोर की तरफ क्या कहते हैं क्रिकेट ज़बान में, जर्क मारने लग जाते हैं। लेकिन अभी उसको फोकस करना चाहिए अपने एक्शन के ऊपर, फिर वो एक्शन को साथ साथ जो है वो अपनी पेस भी इंक्रीज करेगा। जब शॉन टेट जैसे आपके पास बॉलर्स हों, आपके पास पूरी पाकिस्तान की पूरी एकेडमी आपके साथ हो, आई एम श्योर कि वो कम बैक करेगा और अच्छे तरीके से कम बैक। क्या कहते हैं बदियुज़्ज़मान साहब, और खबरें क्या हैं आपके पास? देखिए काशिफ भाई जो कह रहे, बात कर रहे हैं सही। देखिए, हमेशा से ये हुआ है कि फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, जब भी उस पर इस तरह की एलिगेशन लगी है, उसने एक्शन दुरुस्त कराया है, फिर जब वो उस एक्शन में क्लियर हुआ, लेकिन जब वापस आया तो वो हमेशा से बॉलर डर रहा होता है कि मेरी एक आध भी बॉल ऐसी चली गई तो उसको दोबारा रिपोर्ट ना हो जाऊं। तो होता यही है कि जब आप 6 बॉलें करते हैं या 4 ओवर में 24 बॉलें करते हैं, तो उन 24 बॉलों में से कोई एक ऐसी ही बॉल जो है वो चली जाती है रोबोट के लिए जिसमें आपने जर्क मारा होता है। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ एहतियात की जरूरत है। और हसनैन अगर जो 140, 138, 141 से गेंद करते थे, अब उनकी स्पीड में मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कमी होगी। और शुरू की क्रिकेट में तो उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन जब आप ख्याल रखेंगे तो फिर आप टीम में नहीं खेल सकते। टीम में फिर आप जब खेलेंगे तो आपको विकेट भी लेनी होगी, आपको परफॉर्म करना होगा, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, ये कुछ हो सकता है कि अब दूसरे एक्शन से ऐसा कोई उन्होंने एक्शन किया हो कि उनकी स्पीड पे भी फर्क ना पड़ा हो, उनकी जो होती है ना गेंद की मूवमेंट, चाहे वो इन स्विंग आप कर रहे हैं या आउट स्विंग कर रहे हैं, उसमें फर्क ना पड़ा हो। देखिए जैसे आसिफ था, आसिफ की स्पीड आपको देखिए 130, 32, 35 के दरमियान होती थी, लेकिन उसके पास स्विंग था, उसके पास जो मैजिकल स्विंग थी सर, जिसकी वजह से वो खेलता था। तो अगर इसके पास वैरायटी इस तरह की है तो फिर तो ये कम बैक कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको पहले आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको पूरा खिलाना पड़ेगा, 4 रोजा मैच खिलाने पड़ेंगे, फिर आपको कप खिलाना पड़ेगा, फिर आपको T20 वहां खिलाने पड़ेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम कर सके। अच्छा, एक और चीज बदियुज़्ज़मान साहब, एक चीज एज वाला फैक्टर भी ठीक है, लेकिन एक चीज काशिफ भाई और आप, जहां पर आईसीसी के कवानीन लागू हो जाए वहां तो आप स्विंग ही नहीं कर सकते। क्या स्विंग करेंगे? वो तो आपको ना स्लाइवा ना कुछ और कर सकते हैं। स्विंग आजकल खत्म होती जा रही है T20 क्रिकेट से भी, और समझ लें वनडे से भी तकरीबन। देखें, ये अगला साल जो है ना, ये कोरोना और ये सब चीज़ों का साल है, उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जानी है। वैसे ही अब मास को ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। स्विंग जो है वो बॉल को एक्शन से और बॉल की स्टाइल से होती है कि आपने सीम के ऊपर गेंद को कैसे फेंका है, किस हिसाब से आपने अपने अंगूठे को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस हिसाब से आप उंगलियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने ट्रेनिंग के साथ साथ सीखनी होती है। अब शाहीन शाह अफरीदी की ओवर देख लेना, शुरू के 2-3 ओवर इतनी अच्छी स्विंग करता है, कोई नहीं उसके बाद हाँ, उसके बाद वो अपनी पेस से सबको डराता है। बहुत शुक्रिया जी बदियुज़्ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काशिफ शबीर, क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थे। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।